हाँ भाई, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कार्य ऊर्जा परिमेय, और कार्य ऊर्जा परिमेय के बहुत सारे हमने सवाल किए थे, जिसमें वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब सभी बलों द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर था। अच्छा, इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति के नियम में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? गति का कारण। कौन होता है गति का कारण? बल। और उस बल को समझा था, और बल के अलग अलग प्रकार पढ़े थे। तनाव बल, घर्षण बल, अविलंब बल, गुरुत्वाकर्षण बल, मस्कुलर फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, इन सब बल के बारे में आपने पढ़ा था। संपर्क बल, और फिर आपने बल को डिफरेंट पार्ट्स में भी तोड़ा था, जैसे निकाय के अंदर लगने वाला बल आंतरिक बल होता है, और किसी निकाय पर बाहर से लगने वाला बल बाहरी बल होता है। बल संपर्क में लगने वाला बल और दूरी से लगने वाला बल, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल लगाने के लिए संपर्क की जरूरत नहीं होती है। डिफरेंट बल के प्रकार पढ़े थे, बिल्कुल पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आपने स्टार्ट किया था कार्य ऊर्जा परिमेय, जिसमें कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर, उसमें सबसे पहले आपने पढ़ा था कार्य के बारे में। फिर आपने पढ़ा नियत बल द्वारा कार्य, परिवर्तित बल द्वारा कार्य, गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा, संवेग के बारे में पढ़ा, उन दोनों के संबंध पढ़ा, और फिर आपने पढ़ा कार्य ऊर्जा परिमेय। आज के लेक्चर में क्या बेटा? आज के लेक्चर में हमने जब कार्य को आगे आगे पढ़ा तो हमें समझ आया कि यार कार्य के बेसिस पे, मतलब कार्य अलग अलग बल का जब कार्य निकाला गया तो हमें वहां पे समझ आया कार्य के बेसिस पे कि एक कुछ बल ऐसे होते हैं जिनका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु क्या है, सिर्फ विस्थापन पर निर्भर करता है। और कुछ ऐसे बल होते हैं जिनका कार्य पथ पर निर्भर करता है। अब इन दोनों बलों के कार्य के बेसिस पे इन दोनों बलों को अलग अलग पार्ट में हमने बांट दिया। पहला पार्ट है आपका, देखिएगा, संरक्षी बल, और असंरक्षी बल। संरक्षी बल होते हैं साहब वैसा बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। सिर्फ प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। सिर्फ प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। मान लीजिए अब इस बिंदु से गए, इस बिंदु से इस बिंदु तक आ गए, या इस बिंदु पे इस रास्ते से जब आए तो कार्य 1 हुआ था, जब सीधा आ गए तो कार्य कुछ W2 हुआ, और इस रास्ते से आ गए तो कार्य W3 हो गया। पहले रास्ते से कार्य बराबर दूसरे रास्ते से कार्य बराबर तीसरे रास्ते से कार्य। कार्य पथ पे निर्भर नहीं कर रहा, कार्य पथ पे निर्भर नहीं कर रहा। अच्छा साहब, कार्य तो पथ पे निर्भर कर ही नहीं रहा। फिर हमने यहाँ पे ढंग से सोचा, ये आपका प्रारंभिक बिंदु और ये आपका अंतिम बिंदु है ना। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की ये कहानी है। तीसरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कार्य इस तरीके से लिखूं F.dr और यहाँ पे गोला लगा दूं, है ना। कार्य को कैसे परिभाषित करते हैं? संरक्षी बल को ऐसे लिखेंगे CF, जिसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन F.dr, किसी भी बल द्वारा कार्य तो ऐसे लिखा जाता है ना F.dr। अगर परिवर्तित हुआ तो नियत भी है तो भी नियत बल है तो बाहर चला जाएगा, dr का समाकलन करेंगे तो विस्थापन आ जाएगा, ठीक है। अगर ये कार्य में गोला लगा के देखूं, इसका मतलब है गोला रिप्रेजेंट्स क्लोज पाथ। ये जो गोला लगाया है वो क्लोज पाथ को रिप्रेजेंट करता है। मानो क्लोज पाथ का मतलब समझो,
मान लो एक वस्तु को यहां से मैंने उठाया, यहां से वस्तु को उठाया, धीरे 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 इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, लेके जा रहा हूं, लाके जा रहा हूं, यहां तक लेके गया, तो कुछ गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य होगा। और कितना होगा? तो मैं अगर यहां से लेके वस्तु को यहां तक लेके गया हूं, यदि विस्थापन s हुआ है, कितना हुआ है? विस्थापन s हुआ है यहां से यहां तक, यहां से वस्तु को लेके यहां तक जाने में विस्थापन s हुआ है और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा होता है, तो इसका कार्य आ जाएगा कुछ माइनस, कार्य आ जाएगा, लिख लेता हूं, कार्य आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल mg और माइनस s, क्योंकि विस्थापन ऊपर बल नीचे। और इसी वस्तु को धीरे 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 मैं उठा के नीचे ले आऊं, तो कार्य बोलो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जितना ऊपर ले गया उतना ही नीचे आ गया। तो यदि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक समान है ना, क्लोज पथ पे कार्य क्या हो जाता है? 0। तो गोला लगा दिया, मतलब जहां से चला था वहीं पहुंच गया। अच्छा, जहां से चला था वहीं पहुंच गया, तो जो प्रारंभिक बिंदु है वही अंतिम बिंदु है, तो इसका मतलब कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। देखो ना, प्रारंभिक बिंदु यहां से चला, ऐसे गया, 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 ऐसे पहुंच गया। तो अगर संरक्षी बल है तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक समान होने पर, और प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु एक समान तभी होगा जब मुक्त क्लोज पथ हो, और क्लोज, ये गोला रिप्रेजेंट्स क्लोज पथ, तो इसका वर्क क्या हो जाएगा? 0। यदि प्रारंभिक स्थिति प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति एक समान हो, क्या हो बेटा? एक समान हो, स्थिति एक ही समान है, तो कार्य क्या होगा साहब? 0। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति यदि एक समान है तो कार्य हो जाएगा 0। क्या आपको ये बात समझ आया? बहुत अच्छे से, बिल्कुल समझ आना भी चाहिए। ठीक है, अब असंरक्षी कार्य के बारे में बात करते हैं, असंरक्षी बल के बारे में बात करते हैं। तो असंरक्षी बल को लिखते हैं NCF। संरक्षी बल होता है कंजर्वेटिव फोर्स और ये होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा कार्य पथ पर निर्भर करता है। असंरक्षी बल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा कार्य पथ पे निर्भर करता है। यहां पे इसी फोटो के लिए अगर देखा जाए, इसी फोटो के लिए, तो बोलेंगे अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा कार्य है तो तीनों पथ का कार्य अलग अलग आएगा, तीनों पथ का कार्य अलग अलग आएगा। एक्चुअल पाथ किस रास्ते से गया उस रास्ते पे कार्य डिपेंड करेगा। जैसे घर्षण की बात करो तो मान लो बेटा ग्रेविटेशन में तुमने पढ़ा है, बॉल को ऐसे छोड़ दो, यहां से यहां तक आने में कार्य मान लो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा W है प्लस W है। अगर इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दोगे तो वस्तु यहां से यहां आता है तो भी इसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन इतना ही है और बल नीचे mg लग रहा था, इस पथ पे भी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य mg होगा। या वस्तु को, इस बॉल को ऐसे लाओ, यहां तक लाओ, फिर ऐसे ले आओ, तो भी कुल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य यहां से चल के इस रास्ते से यहां आने में W ही होगा। ये तो सिखाया गया तुम्हें, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता है। तुम किसी भी रास्ते से जाओगे, ये तो सिखाया था ना कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता है, किसी भी रास्ते से जाओगे कार्य तुम्हारा उतना ही होगा। ओ हो, सब कार्य तो उतना ही होगा। अच्छा, लेकिन अगर घर्षण बल हुआ तो घर्षण बल क्या होता है कि मान लो ऐसा रास्ता है, ठीक है, ऐसा रास्ता है, तुम इस वस्तु को इस पे लेके चल रहे हो, तो इधर लेके जा रहे हो, यहां से यहां तक विस्थापन यदि s हुआ और घर्षण बल पीछे लग रहा है F। घर्षण बल हमेशा संपर्क सतह के विपरीत लगता है, तो घर्षण बल द्वारा कार्य होगा Fr इंटू S। और अगर इस रास्ते से लेके आते हो, ऐसे 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 चिपका के इसी पे फिसल रहा, तो इस पथ पर कार्य अलग हुआ। क्यों? घर्षण बल अभी भी Fr लगेगा और यहां से देखो ये यहां तक विस्थापन होगा, तो इसका कार्य बिल्कुल अलग आएगा। क्या आपको समझ आया? ठीक है। दूसरी बात, क्लोज पथ में वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, असंरक्षी बल द्वारा कार्य 0 नहीं होता है ना, अभी घर्षण बता के दिखाया था। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, संरक्षी बल के लिए एक नया भौतिक राशि परिभाषित करते हैं और वो भौतिक राशि को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा असंरक्षी बल के लिए, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है अभी समझाऊंगा, पहले ये जान लो कि स्थितिज ऊर्जा असंरक्षी बल के लिए परिभाषित नहीं होता, परिभाषित
नहीं होता, यह सिर्फ संरक्षी के लिए ही परिभाषित होता है, परिभाषित होता है। यह सिर्फ संरक्षी बल के लिए ही परिभाषित होता है। क्लियर है? अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि संरक्षी बल के उदाहरण बताइए क्या क्या होंगे, तो संरक्षी बल के उदाहरण क्या क्या होंगे? स्क्रीन पॉज करके लिखिए, पहले स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। तो कंजर्वेटिव फोर्स के बेटा एग्जांपल है वैसा बल जिनका वर्क डन पाथ में निर्भर नहीं करता है, और सबसे पहला एग्जांपल है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल कौन कौन से होंगे? कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल, तो सबसे पहले होंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, संरक्षी बल ही वो बल है जिनके लिए पोटेंशियल एनर्जी का टर्म डिफाइन करते हैं। तो कभी तुमसे पूछे ना कि बताओ कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो एक तरीका ये भी है कि वैसा बल या उस बल के नाम के साथ अगर पोटेंशियल एनर्जी टर्म जुड़ा हो तो आप उसको कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं। जैसे पूरे फिजिक्स में कभी भी आप तनाव स्थितिज ऊर्जा जैसा कोई चीज नहीं पढ़ते, अविलंब स्थितिज ऊर्जा जैसा कोई चीज नहीं पढ़ते। इसीलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल देखेंगे तो साहब इसका एग्जाम्पल होगा तनाव बल, तनाव बल, अविलंब बल। घर्षण स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं होता है, घर्षण बल, ये सारे असंरक्षित बल है। संरक्षित बल का और एग्जाम्पल क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है? संरक्षित है। इनका कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता है, इनका कार्य पथ पे निर्भर करता है, और इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन बेटा हो जाता है। क्लियर है ये बात? अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, मेरी बात समझिएगा। यहां पे जब आपने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया, स्थितिज ऊर्जा का जो कंसेप्ट होता है सिर्फ संरक्षी बल के लिए परिभाषित होता है, लेकिन वो परिभाषित होता कैसे है? तो मैथमेटिकल फॉर्म दिया गया, ध्यान से देखिएगा। यदि मैं कार्य लिखूं किसका? कंजर्वेटिव फोर्स का, तो इसको इस तरीके से लिखूंगा Fc.dr कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ बेटा ऐसे ही कंजर्वेटिव फोर्स, ये दिखाने के लिए कि ये कार्य हमने संरक्षी बल का निकाला है। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी असल में परिभाषित नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं होता। स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं होता। इवन स्थितिज ऊर्जा की जो वैल्यू होती है ना, मान होता है, वो फिक्स नहीं होता है, एक यूनिक वैल्यू नहीं होता। असल में हम परिभाषित क्या करते हैं? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स को लिखते हैं माइनस डेल्टा यू। सर ये माइनस डेल्टा यू क्यों लिखा? वो जो फिजिकल फील है वो मैं आपको दिला दूंगा थोड़ा समय में, फिजिकल फील भी मैं आपको समझा दूंगा, है ना, पहले समझा दूंगा। लेकिन अभी ये बात समझो कि स्थितिज ऊर्जा जो होता है उसका परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसी को बोलते हैं हम लोग, वर्क डन बाई जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसी को बोलते हैं माइनस डेल्टा यू। स्थितिज ऊर्जा में निगेटिव परिवर्तन वर्क डन बाई द कंजर्वेटिव फोर्स होता है, या यू कहो, ऐसे डिफाइन कर लो कि काम करो। ये फॉर्मूला जानते हो क्या? ये कब पढ़ा था? तो ये तो कार्य का सूत्र है, सही, कार्य का जनरलाइज सूत्र है, वर्क डन, और स्पेशली किसका कार्य है? कंजर्वेटिव फोर्स का। अगर मैं इस रिलेशन में दोनों तरफ माइनस लगा दूं, माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस एफ कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी आर, ऐसा अगर मैं लगा देता हूं, कोई बुरा नहीं, लगा सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने अब ऐसा लगा दिया तो माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स को ही हम कह देते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जो असल में कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है वो वर्क कहीं खत्म नहीं होता, वो वर्क रिवर्सिबल होता है। उस वर्क को वापस लिया जा सकता है वस्तु से। वापस कैसे लिया जा सकता है? अब चलो फील कराता हूं, तुम्हें फील करना है ना, या फिर मैथमेटिकली पढ़ा दूंगा, सवाल हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें महसूस करना है तो यहां देख, महसूस भी करा दूंगा। देख मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। देखो, मान लो द्रव्यमान की वस्तु को धीरे 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 उठा के यहां पे ले जाऊं, तो गुरुत्वाकर्षण बल ने कितना कार्य किया है?
माइनस डब्ल्यू कुछ कार्य किया होगा, निगेटिव करेगा। अब मैं यहां से इसको धीरे 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 नीचे ले आऊं, अब यहां छोड़ दूं, तो कुल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य यहां से यहां तक कितना होगा, प्लस डब्ल्यू। क्लोज बाद में टोटल वर्क बोलो जीरो, जीरो वर्क हुआ। जितना निगेटिव किया था यहां से यहां तक जाने में उतना ही पॉजिटिव हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही नीचे आते समय पॉजिटिव वर्क कर लिया। मतलब यह समझने को मिला मुझे कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल निगेटिव वर्क करता है तो ऑब्जेक्ट में अपने आप गुरुत्वाकर्षण बल ने जितना कार्य किया है, निगेटिव वाला कार्य, वो वस्तु में एक ऊर्जा के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ऊर्जा के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और जैसे मैं उस वस्तु को यहां से छोड़ूंगा तो वो स्टोर्ड एनर्जी की वजह से नीचे गिरता है। जैसे मान लो कोई वस्तु है, यहां पे मैं समझाता हूं बेटा, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यहां से छोड़ता हूं, अब बोलो नीचे आ गया, यहां से छोड़ता हूं नीचे आ गया, यहां से छोड़ता हूं नीचे आ गया, या मैं इसको धीरे 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 ऊपर ले जाता हूं, धीरे 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 मैंने ऊपर ले गया और यहां से छोड़ा तो अपने आप नीचे भागा। भागा क्यों नीचे? तो इसका दो एक्सप्लेनेशन है। किसी भी फिजिकल फेनोमेना को दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन है साहब कि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच के नीचे लग गया, और दूसरा एक्सप्लेनेशन है इसी चीज को, गुरुत्वाकर्षण बल ने जो उस पर वर्क किया उसकी वजह से वो नीचे चला गया। इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन है एनर्जी से, कि जब मैं किसी वस्तु को देखता हूं कि उस पर संरक्षी बल ने निगेटिव कार्य किया है तो उसमें अपने आप एक एनर्जी स्टोर हो जाता है, और उस एनर्जी का मान होता है माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स बराबर स्थिति में परिवर्तन के बराबर हो जाता है। और अगर मैं वहां से छोड़ूं तो उस स्टोर्ड एनर्जी की वजह से उसके पास कार्य करने की क्षमता होती है और वो भागता हुआ नीचे आ जाता है। मतलब असल में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन एक नया भौतिक राशि नहीं है। हां, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन एक भौतिक राशि है। मेरी बात सुनना, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो ध्यान से। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन एक भौतिक राशि है, बट वो नया भौतिक राशि नहीं है। अच्छा, तेरा नाम घर में मान ले अनिल, और मुझे पसंद नहीं है तेरा नाम। क्लास में मान ले तू बैठा, तेरा नाम है अनिल, मुझे पसंद नहीं है। मैं बोलूंगा आज से ना मैं तुम्हें सूरज कहता हूं, और मुझे सूरज कहना अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है। तुम क्या कहोगे कि सर अगर आपको इस नाम से खुशी मिलती है तो बोल लो सर, हमारा क्या जाता है, बोल लो, आपकी मर्जी। ठीक वैसे ही यहां पे फिजिस्ट वाले लोगों ने यह कहा कि यार ये गुरुत्वाकर्षण बल या बहुत सारे जो संरक्षी बल होते हैं उसका जो वर्क डन होता है, उसके निगेटिव वर्क डन को एक नया नाम दूंगा, और किसी भी संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य को एक नया नाम दिया, किसी भी संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य को एक नया नाम दिया, किसी भी संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य को एक नया नाम दिया, और उसी को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। उसी को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन इज इक्वल टू माइनस कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य इंटू डी आर। किसी भी वस्तु को मान लो यहां से उठा के मैं यहां तक लेके जाता हूं, ठीक है ना, ए से, जहां पे इसकी स्थिति सदिश है आर ए, और ये बिंदु है बी जहां पे इसकी स्थिति सदिश है आर बी, यहां से उठा के ले गया, है ना, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होगा कुछ, और अगर मैं माइनस दोनों तरफ लगा दूं तो मेरी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को डेल्टा यू कहते हैं, तो ऐसे कह सकते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को अपन क्या लिख सकते हैं? अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। और समाकलन किया कहां से कहां तक है हमने? समाकलन किया है डी आर का आर ए से आर बी तक, तो इसको लिखूंगा माइनस एफ सी डॉट डी आर फ्रॉम पोजिशन आर ए टू पोजिशन आर बी, ये फ्रॉम पोजिशन आर ए टू पोजिशन आर बी, ये रुको बी फाइनल माइनस इनिशियल। अब मैं कहता हूं कि यदि इस टर्म के बाद में ये लिख दूंगा फिर से दोबारा, चिंता मत करना। इस टर्म के लिए अगर मैं यहां पे बोलूं, मानूं कि यदि ए का स्थितिज ऊर्जा 0 है, माना। सर कैसे मान सकते हो? कहीं भी स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू कुछ भी मानी जा सकती है, और जहां पे अपन मानते हैं उसी को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। इसको हिंदी में बोलते हैं कुछ, पता नहीं, कुछ बोलते होंगे, बाद में देख लेंगे अपन। अभी मान लो कि रेफरेंस पॉइंट है, ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट। तो अगर यहाँ की स्थितिज ऊर्जा अपन मान ले 0 है, तो यहाँ की जो स्थितिज ऊर्जा होगी ये 0 हो गई, तो ये क्या होगी? किसी बिंदु की स्थितिज ऊर्जा
बराबर माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी आर। अब एक किसी बिंदु की स्थितिज ऊर्जा आई है, लेकिन ये स्थितिज ऊर्जा तब है जब मैंने यहां पे जीरो माना है। तो सिंपल सी बात है कि किसी वस्तु को यहां से उठा के यहां तक लाने में, यहां से उठा करके यहां तक लाने में संरक्षित बल जितना कार्य करेगा उसके निगेटिव वैल्यू को चेंज इन स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन लिखेंगे। और यहां पे अगर स्थितिज ऊर्जा में जीरो मान लूं, रेफरेंस मान लूं, तो यहां का स्थितिज ऊर्जा इसके कार्य के बराबर आएगा। लेकिन यहां पे स्थितिज ऊर्जा क्या आएगा वो इस बात पे निर्भर करता है कि हमने यहां पे जीरो माना है कि 4 माना। अगर मैं 4 मानता तो -4 रहेगा। या समझ में आया कि नहीं आया? हमेशा परिभाषित होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, लेकिन स्थितिज ऊर्जा हम निकाल सकते हैं यहाँ के वैल्यू को कुछ भी मान के, या यहाँ के वैल्यू को कुछ भी मान लूंगा तो यहाँ का परिभाषित होगा। लेकिन जब तक मैं यहाँ का कुछ भी ना मानूं, यहाँ का कुछ भी ना मानूं, तो मैं परिभाषित नहीं कर सकता। तो जनरली किताबों में रेफरेंस पॉइंट अपन मान लेते हैं इन्फिनिटी पे। रेफरेंस पॉइंट कहाँ मान लेते हैं? इन्फिनिटी पे मान लेते हैं। अब इन्फिनिटी पे मानने से क्या फायदा होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके बेटा लिखिए। नेक्स्ट देखिएगा, जब मैं इन्फिनिटी पे मानता हूं तो ये इन्फिनिटी सब के लिए कॉमन हो जाता है। इन्फिनिटी शब्द जो होता है वो सभी लोगों के लिए क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। अब अनंत से किसी बिंदु तक वस्तु को लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक वस्तु को लाने में संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य को लाने में संरक्षी बल द्वारा किए गए निगेटिव कार्य को उस बिंदु का स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कहां का स्थितिज ऊर्जा कहते हैं? उस बिंदु का। तो इसको समझो, अनंत से किसी बिंदु तक वस्तु को लाने में संरक्षी बल द्वारा किए गए ऋणात्मक कार्य को उस बिंदु का स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उस बिंदु का स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखो कैसे परिभाषित होगा ये, संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य को माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स को अपन उस बिंदु का स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। लेकिन ये कहानी तब है जब मैंने अनंत पे स्थितिज ऊर्जा को जीरो माना है। अगर मैं स्थितिज ऊर्जा को अनंत पे जीरो ना मानूं तो यहाँ पे संरक्षी बल द्वारा किए गए निगेटिव वर्क को हम लोग स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बोलेंगे। स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा नहीं बोलेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनेगा कि स्थितिज ऊर्जा रेफरेंस पॉइंट पे निर्भर करता है, या वो रेफरेंस पॉइंट मतलब निर्देश तंत्र। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और रेफरेंस पॉइंट पे निर्भर नहीं करता वो तो यहां से लाओ यहां तक किए गए कार्य को अपन स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बोल देंगे। अगर तुम यहां से यहां लाते हो तो इसके किए गए कार्य को इस दो बिंदु के बीच के स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तन बोल देंगे। तो तुम किसी भी दो बिंदु के बीच के स्थितिज ऊर्जा की परिवर्तन संरक्षी बल द्वारा किए गए निगेटिव कार्य को कहते हैं। बहुत आसान सी बात है ये। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। अब देखिए नेक्स्ट, स्थितिज ऊर्जा को मैंने अभी फिजिकली समझाने की कोशिश किया तुम्हें। अब मुझे बताओ
स्थितिज ऊर्जा क्या परिभाषित करना बहुत ज्यादा जरूरी था क्या? स्थितिज ऊर्जा परिभाषित कर देने से फिजिक्स बदल जाएगा क्या? तो सबसे पहले जवाब, स्थितिज ऊर्जा परिभाषित करने से फिजिक्स नहीं बदलेगा साहब। तो फिर सर क्या होगा? फिजिक्स वही रहेगा। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको आप बिना स्थितिज ऊर्जा जाने नहीं कर सकते हैं, बट फिजिक्स को देखने का नजरिया बदल जाएगा। थोड़ा सा फिजिक्स को देखने का नजरिया बदल जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि पहले हम सवाल करते थे वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू Fc.dr, तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता था इस टर्म को बार बार। लेकिन अच्छा माइनस दोनों तरफ लगा लो तभी तो ये सही हुआ ना, नहीं तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क, अरे यार कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क तो होता है प्लस F.dr, लेकिन अगर आप इस तरफ माइनस लगाए तो यहाँ भी माइनस लगाए, और इसके निगेटिव वर्क को अपन स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कहते हैं। तो एक बार मैं कंसेप्ट समझ लूंगा ना, तो Fc.dr मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। जहां भी ये टर्म आएगा, वर्क लिखना जहां होगा, तो मैं या तो वर्क को इससे लिख सकता हूं, या वर्क को डायरेक्टली मैं डेल्टा यू लिख दूंगा। तो इससे क्या होगा कि फिजिक्स का कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। या तो वर्क को Fc.dr लिखो, या वर्क को माइनस डेल्टा यू लिख लो। अरे वर्क को माइनस, कंफ्यूज मत हो। अगर मैं इसी रिलेशन की बात करूंगा तो माइनस यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, बात एक ही है, तो माइनस उधर भेज देता हूं, तो वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू हो जाएगा। क्लियर है? तो सुनो ध्यान से, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या अगर ये परिभाषित हुआ ही नहीं होता आज तक कभी, तो मैं वर्क Fc.dr से कर लेता। लेकिन अगर परिभाषित कर दिया और निकालना आ गया और वो आसान है अगर, तो मैं वर्क को इससे भी रिलेट कर सकता हूं। तो बात ये है, समझ में आया कि नहीं है? तो कोई नया चीज सीखने को नहीं मिला, लेकिन जो भी चीज सीखने को मिला उससे फिजिक्स आगे आसान हो जाएगी। अब कैसे आसान हो जाएगी? तो सब कुछ 2 सेकंड में तो नहीं सिखा सकता हूं, धीरे धीरे जब सवाल करोगे तो तुम्हें फील करा दूंगा कि चीजें आसान हो जाती है। अब अपन स्थितिज ऊर्जा को थोड़ा और समझते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा होती है वस्तु में संग्रहित ऊर्जा उसके, किसी वस्तु में संग्रहित ऊर्जा उसके स्थिति, शेप मतलब होता है आकार में परिवर्तन के कारण। अब जरूरी नहीं कि हर बार स्थिति परिवर्तन होगा तो ऊर्जा संरक्षित होगा ही, लेकिन स्थिति में परिवर्तन या आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा संरक्षित होता है उसको हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। नाम से देखो ना, स्थिति के कारण जो ऊर्जा स्टोर होती है। वस्तु यहाँ पे उठा के यहाँ रख दोगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अच्छा, सदिश होता है कि अदिश होता है? तो साहब ये होता है अदिश, ये होता है अदिश। अच्छा, अदिश में तो दिशा नहीं होगा? नहीं, दिशा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, दिशा नहीं होगा। जब दिशा होगा ही नहीं तो फिर प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये प्लस माइनस होगा। सर प्लस माइनस क्यों होगा? तो प्लस माइनस इसलिए होगा कि रेफरेंस पॉइंट कहां ले रहे हैं, इस बात पे स्थितिज ऊर्जा निर्भर करता है। और ये कार्य के बराबर, तो कार्य में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, कार्य में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहां पे इस तरीके से ये लिखा गया है, इस तरीके से लिखा गया है। क्या आपको ये बात समझ में आया? बहुत अच्छे से स्क्रीन पॉज करके इसको लिखें, ठीक है। तो अब फिर से अपन वापस आ जाता है उस मैथमेटिकल रिलेशन पे जो अपन ने लिखा था। मैथमेटिकल रिलेशन लिखा था वर्क डन इज इक्वल टू माइनस Fc.dr। अरे यहां भी माइनस लगाओ तो वर्क डन तो यही होता है। अच्छा, इस माइनस डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, सॉरी माइनस वर्क को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू। तो डेल्टा यू हो जाएगा माइनस Fc.dr। अब ध्यान से देखना जरा, Fc क्या है? फोर्स, dr क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं कहूं कि ये परिवर्तित बल द्वारा जो कार्य लिखा था उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखो, तो तुम यही बोलोगे ना, डेल्टा यू सर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ Fx इंटू dx। Fc को जब लिखोगे Fx i कैप, Fy j कैप, Fz k कैप, ये समझाया था मैंने। dr को लिखोगे dx i कैप, dy z कैप, dz k कैप। डॉट प्रोडक्ट लोगे तो i का 1 मतलब x वाला फोर्स, x का विस्थापन का समाकलन कर दो, प्लस समाकलन ऑफ Fy इंटू dy प्लस समाकलन ऑफ Fz इंटू dz। इसमें कोई खास बात नहीं है। तो एक बिंदु से दो बिंदु के बीच में अगर स्थिति जो है परिभाषित करना पड़ा तो यही ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं। ये भी एक रिलेशन है स्थिति जो है परिवर्तन का, और ये इसी बात को यहाँ पे बस
एक फोर्स है एफ सी डॉट डी आर, अगर एक ही एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो एक ही फोर्स लिखो, इन डी आर से समाकलन कर दो, लेकिन 2-3 फोर्स है तो इस तरीके से करोगे। क्लियर है? अच्छा, एक बात और सुनो, अगर मैं इस रिलेशन से सोचूं, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी डॉट डी आर, है ना, इसको डेल्टा यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी यू का समाकलन, डी यू का समाकलन किसी यू आई से लेके यू एफ तक करूंगा तभी तो होगा ना, डी यू डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ सी डॉट डी आर। वही बात है लेकर बेटा, वैसी चीज को दोबारा लिखा है। अच्छा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन को हटा दो, जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाते हैं एक साथ तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन हटा भी सकते हैं, तो ये बनेगा क्या, डी यू एफ सी को नीचे ले आओ, सॉरी डी आर को नीचे ले आओ, तो ये बच जाएगा एफ सी। अरे डी आर को नीचे ले आया, ये डी यू था, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन कट गया, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन कट गया, ये डी यू था, डी आर नीचे आ गया, तो एफ सी बराबर डी यू बाई डी आर हो जाएगा। सर माइनस भी है, ले माइनस भी लगा देता हूं, तो ये देखो कंजर्वेटिव फोर्स का ये एफ एफ और नीचे लगा था इसके सी एफ, ये कंजर्वेटिव फोर्स को बताता है। कंजर्वेटिव फोर्स का वैल्यू आ गया माइनस डी यू बाई डी आर। और बल तो एक सदिश भौतिक राशि होती है, बिल्कुल बल एक सदिश भौतिक राशि है, तो यहां पे तुम लिख सकते हो कि एफ वेक्टर कौन सा, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ये कहानी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए शुरू हुआ था। सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है वो होता है माइनस डी यू बाई डी आर, और इसका दिशा होगा बिल्कुल आर कैप की दिशा में होगा। कहां होगा दिशा इसकी, आर कैप के दिशा में होगा। तो बताओ ये जो u है वो सदिश है कि अदिश है, ये तो अदिश है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो du बाई डी आर ये सदिश है। ओहो सर ये कैसे, क्योंकि du बाई डी आर एफ को परिभाषित कर रहा है, और बल कैसा होता है, सदिश भौतिक राशि। तो कभी कभी आपसे पूछता है कि बताओ स्थितिज ऊर्जा कैसी भौतिक राशि है, अदिश, और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन दूरी के सापेक्ष कैसा हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन दूरी के सापेक्ष हो जाएगा सदिश। क्लियर है ये बात, आपको बहुत अच्छे से समझ आया क्या? स्क्रीन पॉज करके लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए साहब। अब ध्यान से देखो थोड़ा और, इसमें जो dr लिखा है ये इसको यहां पे तो dx लिख सकते हैं, क्योंकि dr वेक्टर है, dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप। अगर इस तरीके से यहां पे लिखा जाए तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो डेफिनेशन बनेगा वो देखो क्या बनेगा। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के टर्म्स में होता है, डी नहीं होता, ये डवा बोलते हैं इसको, डेल्टा, डेल्टा के टर्म्स में लिखा होता है, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, और ये वेक्टर है। जब एक dr के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट करा था, कहां गए भाई, dr के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा था तो r कैप की दिशा में था। अब मैं dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये x कैप होगा, x कैप मतलब x एक्सिस की दिशा, और x एक्सिस की दिशा परिभाषित करने के लिए हमने i कैप ढूंढा हुआ है, तो ये हो जाएगा i कैप माइनस डेल्टा u बाई डेल्टा y j कैप माइनस डेल्टा u बाई डेल्टा z के कैप। माइनस कहां से घूम रहा था, माइनस वही फॉर्मूले का था ना, ये फॉर्मूला था, कंजर्वेटिव फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू होता है माइनस डी यू बाई डी आर आर कैप, उसको एक्स वाई जेड में लिखा तो ये बन गया। अब ये डी और डेल्टा में क्या डिफरेंस होता है सुनो, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कहता है, देखो यहां पे जब तुम यहां पे इंटीग्रेट कर रहे थे तो तुम्हें एक्स से कोई लेना देना नहीं था, जब यहां पे इंटीग्रेट कर रहे थे सॉरी जब यहां पे इंटीग्रेट कर रहे थे तो एक्स और वाई से कोई लेना देना नहीं था, जब यहां पे इंटीग्रेट कर रहे थे तो तुम्हें एक्स और जेड से कोई लेना देना नहीं था, जब यहां पे इंटीग्रेट कर रहे थे तो एक्स और वाई से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ जेड जेड का काम कर रहे थे। उसी तरीके से जब यहां पे तुम डिफरेंशिएट करोगे उसमें हो सकता है कि वाई और जेड वाला टर्म हो यू के अंदर, लेकिन तुम्हें वाई और जेड से कोई लेना देना नहीं, उसको नियत मानोगे। मेरे कहने का मतलब है देखो, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू, ये कंजर्वेटिव फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू, माइनस बाहर निकालो, अच्छे से देखो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इसको समझना बहुत जरूरी है, इस पे हर साल एग्जाम में सवाल पूछते हैं। dx i कैप, मैं देखना लिख रहा हूं अभी dy j कैप प्लस, समझना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, देखना सर क्यों घेरा, इसको घेर के कहां ले जाओगे, तो देखो क्या कर रहा हूं, जब मैं u का कोई दिशा नहीं होता, u पूरा का पूरा होता है, u को x के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं लिखूंगा कि y और z नियत होता है, क्या लिखूंगा, y तथा z नियत होगा, मतलब मैं x के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं ना, तो y और z को नियत मान के उसको बाहर ही निकाल दूंगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जब मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो x तथा z को नियत मान लूंगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जब मैं z से डिफरेंशिएट करूंगा तो x तथा y को
नियत मान लूँगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये है तुम्हारी कहानी। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे समझ आया। इसको स्क्रीन पॉज करके लिखो, स्क्रीन पॉज करके लिखो। अब देखो मैं तुम्हें सवाल करके दिखाता हूं। मान लो कि ये लिखा हुआ है कि स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ किसी वस्तु का U बराबर x² - 4x। छोटा सवाल कहता हूं, यदि स्थितिज ऊर्जा, यदि स्थितिज ऊर्जा U से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊर्जा U बराबर x² - 4x है, तो x का मान बताएं जहां वस्तु साम्य अवस्था में है। जहां वस्तु कहां है बोलो? साम्य अवस्था में। वस्तु साम्य अवस्था में। अच्छा, वस्तु साम्य अवस्था में होने के लिए क्या होता है? साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है? साम्य अवस्था का मतलब होता है बल 0। लेकिन ये तो स्थितिज ऊर्जा है, कोई बात नहीं। F बराबर होता है, परिमाण अगर देखो तो सिंपल du/dx। क्यों dx? क्यों y z है ही नहीं, तो du/dx। और बल 0 तो du/dx को 0 रख दूंगा। तो इसका डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन करना है मुझे। तो जब मैं u का डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पे देखूंगा x² है तो साहब ये हो जाएगा 2x - 4 = 0। तो 2x बराबर 4, x = 2 मीटर। तो साम्य अवस्था कहाँ पे आया है? x बराबर 2 मीटर पे। लो भैया, क्या तुम्हें थोड़ा तो फील आया ना क्या करना है मुझे आगे? क्लियर है क्या? मुझे आगे करना क्या है और कैसे करना है, इसका तो फील आया ना साहब। अब देखिए नेक्स्ट, इसको स्क्रीन पॉज करके लिखिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट देखिए, यदि u बराबर x y z है तो f का मान बताएं 1,1,1 पर। लो भैया चलो शुरू हो जाओ। क्या करोगे बोलो? तो लिखोगे f बराबर होता है, माइनस बाहर ले लो, du/dx i कैप, du/dz j कैप, du/k और ये अरे यार y x z k कैप। डन। चलो देखो अब अपन क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो यहां पे एक तो गलत लिख दिया हमने, ux uy uz लिखना चाहिए था। x का स्थितिज ऊर्जा, y का स्थितिज ऊर्जा, z का स्थितिज ऊर्जा। तो x का स्थितिज ऊर्जा, y का स्थितिज ऊर्जा, z का स्थितिज ऊर्जा जैसा कोई चीज नहीं होता। स्थितिज ऊर्जा अदिश है। ये पूरा का पूरा स्थितिज ऊर्जा है मेरा। जब मैं इसको अंदर में डालूंगा तो मुझे x के साथ इसको पूरे को डिफरेंशिएट करना है। u को यहां रखूंगा तो y z नियत है तो y z बाहर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा y z प्लस, जब y के साथ करूंगा तो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 और x z बाहर आ जाएगा। ओ हो सर मजा आ गया। यहां पे जब करोगे z के रिस्पेक्ट में तो x y नियत होगा, dz/dz 1 हो जाएगा, ये तरह आ जाएगा x y। और तुम्हें ये बल निकल गया। कब चाहिए था? 1,1 पे। तो F इज इक्वल टू माइनस 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 1 1, तो 1 + 1 + 1 3 - 3 गलत है। और गलती कहाँ करिए ये फाइंड आउट करिए प्लीज। गलती कहाँ करिए ये फाइंड आउट करिए। गलत है ये। बोलोगे मास्टर पढ़ा रहा है, मास्टर ही सीख रहा है, मास्टर ही गलत बोल रहा है, पता नहीं मास्टर क्या हो गया है। ध्यान से सुन, एक चीज गलती करी है मैंने, ये बल निकाला था तो ये आई कैप जे कैप के कैप कहाँ गया? इसको भी तो रखना था अपने को। तो आई कैप जे कैप के कैप रखोगे तो F इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा सर? यह आ जाएगा आपका माइनस बाहर ले लोगे तो भी आ जाएगा 1 आई कैप, 1 जे कैप, 1 के कैप। तो इसका परिमाण आ जाएगा √3। इसका परिमाण क्या हो जाएगा? √3। 1 रूट परिमाण निकालोगे तो √1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, सॉरी 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर √3। यहाँ पे असल में गलती यहाँ करिए, आई कैप जे कैप और ये के कैप होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें ये टर्म नहीं लिखना है, ये लिखना है बाबू, ये लिखना है और बताना है कि ये गलत हो गया, इसका सही ये होगा। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके लिखिए, अगली क्लास में फिर आगे बात करेंगे।